अगर आप बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान ना दें तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छा साक्षात्कार लेने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे लगता है कि बस्तर के नज़रिए से काफ़ी ऐतिहासिक है। ये बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। मेरे साथ एक युवा हैं और इन युवा की कहानी हर किसी को ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत इंस्पायरिंग है, डेयरिंग वाली भी है और साथ ही साथ आप सुनकर सोचेंगे कि वाह कि आज के ज़माने में भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह से अपने जीवन में बलिदान करने को लोग तैयार रहते हैं क्या। तो बलिदान है, बलिदान का कुछ परिणाम भी मिला है। उस पूरी कहानी को आप सुनिए क्या है कहानी और आप भी इंस्पायर होइए इनसे और सोचिए कि अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। तो क्या है पूरा मामला क्या है और इनकी क्या कहानी है, मेरे साथ जो युवा बैठे हैं इनकी जानकारी क्या है, इनका परिचय क्या है, पूरे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, खुलकर लंबी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि किसी समय में मुझे पता चला, लगभग 2024 के नवंबर की बात होगी, मुझे पता चला कि पुलिस में एक युवक जो कि एएसआई के रैंक पर था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक पर, वो बंदा अपनी नौकरी छोड़ दिया। तो नौकरी क्यों छोड़ दिया, तो पता चला कि वो बंदा जो है दंतेवाड़ा के किरंदुल के मदाड़ी गांव का है और उसने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसको अपने क्षेत्र के कुछ काम करना है। तो मुझे लगा यार कोई आदमी नौकरी कैसे छोड़ सकता है, वो भी आज के समय में जब लाखों युवा नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में एक बंदा जो एएसआई के पद पर है, मतलब ठीक ठाक रैंक पे पहुंच गया है और आगे एसआई बनता, सब इंस्पेक्टर बन जाता, लेकिन वो नौकरी छोड़ दिया। तो उनसे मिलने के लिए बहुत दिन से मैं जद्दोजहद कर रहा था। तो जब इनसे मेरी बातचीत हुई भाई साहब से, तो इन्होंने कहा कि भैया थोड़ा दिन रुक जाइए, मैं जिस मनसे से जिस मनसा को लेकर मैंने नौकरी छोड़ा हूँ वो उस मनसा तक पहुँच जाऊँ तो फिर आपसे बातचीत होगी। आज भाई अपने मनसा पे पहुँच गए, मतलब जो ये चाहते थे वो पहला पड़ाव ये पार कर चुके हैं। क्या पूरा मामला, क्या पूरी कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। भैया सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताओ। जी, मेरा नाम सोमारू करती, ग्राम पंचायत मदाड़ी, विकासखंड कुआकोंडा के निवासी हूँ। संतोष भैया, संतोष करती, सोमारू करती, सोमारू करती। तो सोमारू भैया आप ये बताओ सबसे पहले कि आप नौकरी में थे जी। कब आपकी नौकरी लगी, किस पद से लगी, फिर जब आप नौकरी छोड़े तब आप किस पद पर थे? मैं 2014 को कांस्टेबल में भर्ती हुआ और जब छोड़ा 2024 को, 24 नवंबर 2024 को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। क्यों छोड़े नौकरी आप, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, आप अपने मुंह से बताओ। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, मतलब कोई किसी का जोर दबाव भी नहीं था। हाँ, क्योंकि मदाड़ी के हो तो बहुत लोग सोचेंगे नक्सली दबाव में तो नहीं छोड़ दिया। हाँ, ऐसे करके इस टाइप का कोई दबाव भी नहीं रहा और मेरे पारिवारिक मामला भी था। पिताजी की तबीयत ख़राब, मम्मी का तबीयत ख़राब रहा, तो उससे 2020-21 की बात है, मम्मी रही तब की बात है। तो मुझे लगा कि नौकरी कर तो रहा हूँ लेकिन घर परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो घर को ध्यान देने के कारण ही मैंने बहुत प्रयास किया थाना में पास पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग आने के बाद मुझे लगा कि गांव में आया था, पास में गांव वाले के पास भी उठना बैठना करूं, तो प्रयास किया तो वहाँ का भी कुछ बेसिक समस्या था। उसको देखकर लगा कि गांव को भी लेके नौकरी के साथ में लेके चलूं। तो दोनों चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही थी, घर भी देखूं और गांव को भी देखूं और प्लस नौकरी करूं, ये तीनों चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मैं नौकरी छोड़ने के लिए सोचा हूँ। नहीं तो फिर अब कैसे देख पा रहे हो, फिर मतलब क्या सोचे, नौकरी छोड़ के क्या करोगे? नौकरी छोड़ के क्या, अभी जैसे गांव की जो मूलभूत सुविधा है, जो ज़रूरत चीज़ है, उसको मैं फ्रीडम होकर मैं किसी के सामने, आपके सामने अगर कुछ बात रखना चाहूँगा, किसी अधिकारी के पास कुछ बात रखना चाहूँगा, तो अब मेरे पास उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी, बाध्यता है, कोई बाध्यता, मतलब कोई बाधा ही नहीं है कि मैं गांव की समस्या को मैं वहाँ तक ले जाना हूँ। बाकी वहाँ हमारे बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे बात की बात है, लेकिन रख तो सकते हैं। हाँ, मैं स्वतंत्र रूप से उन तक बात तो पहुँचा सकूँगा कि हमारा समस्या क्या है करके।
जी तो मतलब आप ये सोचे कि भाई नौकरी में रहोगे तो ये बात को नहीं रख सकोगे। जी और आप अभी जैसे बातचीत में बता रहे थे कि आप नौकरी में रहते हुए भी आप देख रहे थे कि पंचायत में कागज़ में काम जो होता है गांव में नहीं होता। क्या देखे थे उसको थोड़ा सा बताओ। मतलब मुझे सोशल मीडिया में या कहीं यूट्यूब वगैरह से जानकारी मिला था कि ग्राम में काम कैसे होता है उसको देख सकते हैं, जैसे कि ग्राम स्वराज हो गया और मेरी पंचायत ऐप्स हो गया। तो थोड़ा थोड़ा मैं देखने लगा और मुझे लगा कि जो हो रहा है, मैं भी गांव में रहने लग गया आसपास, तो दूसरे गांव को तो बोल नहीं सकता। मेरे गांव में जो दिखा वो ऑनलाइन में जो दिख रहा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर नहीं था। मतलब कागज़ में तो पूरा एकदम बढ़िया काम हो रहा बढ़िया है, हो रहा था, लेकिन गांव में जाकर देखने से नहीं दिखता रहा। सीसी रोड बन रहा है, बना हुआ पेमेंट निकला, फिर रंगाई पोताई हो गया, सोख्ता गड्ढा बन गया, फिर मरम्मत हो रहा है, ऐसा तमाम सारे काम का पैसा सैंक्शन हुआ। तो मैं जानने की कोशिश किया कि ये जो ऑनलाइन जो दिख रहा है वो गलत है या फिर जो ग्राउंड में जो दिख रहा है वो गलत है। दोनों समझ नहीं पाया मैं, तो इधर उधर जानकारी ले लिया, तो जो ऑनलाइन दिख रहा है वो वास्तव में सही है, जो ग्राउंड में नहीं दिख रहा है वो। मतलब जो ऑनलाइन दिख रहा है वो सिर्फ कागज़ में दिख रहा है, जी वो सही है सिर्फ कागज़ में, जी ज़मीन पे नहीं है। नहीं है। तो आपको समझ में आने लगा कि पंचायत में ये सब खेल होता है, जी हैं? जी तो आप फिर उस सचिव वचिव का बैठक भी करवाए थे इसको लेकर? हाँ, गांव में ग्राम सभा भी किए और सरपंच, सचिव और गांव के प्रमुख लोग, फिर जितना आम जनता है सारे आ सके, हर संभव प्रयास किए कि सभी आए, लेकिन उतना पूरे गांव का तो नहीं आ पाए, लेकिन आए थे। तो मैंने सचिव सरपंच को बोला मैं इस चीज़ का कोई बहस करने नहीं आया, ना कोई आपके उसमें बाधा डालूं या फिर कुछ अनशन कोई बात करूं। मैं बस संतुष्टिजनक जानकारी चाहता हूं कि जो मैं ऑनलाइन देख रहा हूं, जो ऑनलाइन दिख रहा है वो वास्तव में कितना सही है कि जो ऑनलाइन काम हो रहा है और आप लोग जो ग्राउंड में जो कर रहे हो वो दोनों में क्या फ़र्क है, वो सही है कि गलत है करके मैंने पूछा। तो सचिव महोदय बोला जो वास्तव में जो आपका ऑनलाइन दिख रहा है वो वही सही है करके। तो वो अगर मैं बोला कि ये हो रहा है तो कितना सही है और आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हो, इसका कोई वजह ही होगा। तो वो लोग बताए कि नहीं, ये जो गांव का जो ग्राम सभा जो नहीं होता है ना, लोग आते नहीं हैं, सरकार का प्रेशर रहता है जीपीटीपी बनाना, सालाना जो बनता है, तो उनको भी लिमिट कम समय में रिपोर्ट बना के देना रहता है, तो अपने हिसाब से जीपीटीपी बना के देते हैं। और जब गांव में काम करना होता है तो लोग अपने हिसाब से काम बताते हैं, मेरे को गड्ढा खोदना है कि रंगाई पोताई करना है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो पैसा निकालना है तो जो जीपीटीपी में बना है उसके आधार पर ही निकलेगा पैसा। और हम गड्ढा खोदने की मांग रहे तो वो तो जीपीटीपी में है ही नहीं है, तो इसीलिए वो सब करना पड़ता है करके उसने जानकारी दिया। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं हमारा भी गलती है कि हम ग्राम सभा में नहीं जाना, हमारे ज़रूरत को वहाँ बताना नहीं। तो इसमें सचिव का भी कोई गलती नहीं है, सरपंच का भी कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं हमें आपसी समन्वय नहीं होने के कारण ये सारा चीज़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है जी। तो सचिव इस बात को स्वीकार किए कि गड़बड़ है। हाँ, उसमें जो ऑनलाइन वो दिखा रहे हैं उसमें प्रेशर रहता है। वो ऑनलाइन जो दिखा रहे हैं वो वास्तव में सही है जो हम कर रहे हैं। तो वो गांव के डिमांड के अनुसार बाद में काम करते हैं, फिर प्रेशर के कारण हमको काम करना पड़ता है। उस समय आप नौकरी में थे जी, तो फिर उसी समय फिर आप सोचे कि सरपंच लड़ोगे ऐसा? मैं सच बात तो परिवार को देखने और गांव को मार्गदर्शन जो करते करते आगे बढ़ाऊँ करके सोचा था। लेकिन पिछला कार्यकाल में हम क्या दूसरे आश्रित गांव पेरपा से सरपंच रहे और उसके पति पढ़ा लिखा था, तो उसका अपन देख के हम लोग वो किए। और उसकी वाइफ थी सरपंच, उनसे हम लोग काफ़ी काम करवाने का प्रयास किए। और दूसरे के बोलना और खुद करना बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने कई बार कोशिश किया कि ये सब करेंगे या फिर ऐसा होना चाहिए, उनको भी टाइम नहीं मिलता था। और मैं भी एक उन पर कितना बात रखूं कि मेरा बात सुने। अब नौकरी छोड़ के आ ही रहा था, परिवार के साथ गांव को तो इतना तो देख सकता है।
इसीलिए फिर मुझे लगा कि चुनाव में भी एक हमारा मुक्त सीट आया है इलेक्शन का, तो मुक्त आया तो मैं एक बार इलेक्शन ले लेता हूँ करके। तो ये बताओ कि आप तो सरपंच लड़ने के लिए आए थे। अच्छा, मैं आप लोग को पहले बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में कि भैया जो हैं ये नौकरी छोड़ के आए कि सरपंच लड़ेंगे, अपने गांव की स्थिति ठीक करेंगे। जब ये सरपंच लड़ने के लिए नौकरी छोड़कर वापस आ गए तो इनके गांव के युवाओं ने कहा कि भैया सिर्फ एक पंचायत नहीं, आप जिला पंचायत सदस्य लड़ो ताकि और भी कई पंचायतों की स्थिति ठीक कर पाओ। तो ये बोले मेरे पास पैसा ऐसा है नहीं, है ना, मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वही है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी को पता है कि चुनाव बहुत महंगा सौदा होता है। अगर आपको चुनाव में उतरना है, अगर पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ना है तो लाखों रुपए चाहिए, 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए कुछ था इनके पास में। तो ये अपने औकात बराबर चुनाव लड़ने का सोचे, लेकिन उनके क्षेत्र के युवाओं ने कहा कि बाकी जो खर्चा होगा हम देख लेंगे। इनको लड़ाया गया जिला पंचायत सदस्य के लिए। और ये बता रहे थे अभी जब मैं इस वीडियो को शूट करने से पहले बातचीत कर रहा था कि इनके क्षेत्र के युवाओं ने पूरा खर्चा खुद से वहन किया। इनके जेब से कितना पैसा लगा भैया आपको? 1.5 से 2 लाख रुपए इनको इनकी जेब से लगा। बाकी इनके क्षेत्र के युवाओं ने खुद ही खर्चा किया पेट्रोल और प्रचार प्रसार में, और आज जिला पंचायत सदस्य में विजयी हुए हैं। कौन से क्षेत्र से? क्षेत्र क्रमांक 8 से। क्षेत्र क्रमांक 8 से कितना वोट से जीते हैं आप? लगभग 1100 वोट से। अच्छा, 1100 वोट से जो है करती भैया ये चुनाव जीत चुके हैं। और जब ये नौकरी छोड़े थे तो इनके उत्साह और इनके जो सोच है उसको देखकर ही मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि भैया पहले मुझे चुनाव में उतरने दो, और उसके बाद फिर चुनाव में उतरे तो ये सोचे थे सरपंच लड़ूंगा, लेकिन ये जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़े। पंकज भाई नींद आ रहा है? थोड़ा सा संभालो, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो फिर आप ये बता रहे थे कि पंचायत में आप इंटरेस्ट लिए तो आपका ट्रांसफ़र भी करवा दिए जी। क्या हुआ तो ट्रांसफ़र वाला? वो ट्रांसफ़र किस लिए हुआ, क्यों हुआ, वो तो पता नहीं था। कि मैं पारिवारिक समस्या लेके थाना पोस्टिंग मांगा, साहब ने पोस्टिंग दे दी कि चलो ठीक इनकी समस्या है। तो उसके बाद ग्राम सभा में उठना बैठना शुरू किया, फिर वहाँ क्या कमी वो सब सारा चीज़ देखने लगा। तो नहीं मालूम कि ट्रांसफ़र क्यों हुआ, बट मेरे को ऐसा लगा कि आप गांव के कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं, इस कारण राजनीति का प्रेशर है, तो वहाँ रहेगा तो हमारा समीकरण कुछ गड़बड़ हो सकता है, ऐसा टाइप का लगा किसी को, किन्हीं को नहीं मालूम। तो क्योंकि साहब भी पूरा अधिकारी हमारा किसी के नाम लेके तो नहीं बोले कि आपको वहाँ से ट्रांसफ़र करना है, मुझे भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। ऐसा बात रखे तो मैं बोला सर आप सक्षम हो, आप अपना कार्रवाई करिए, बाकी मैं जितना जिम्मेदारी समझता हूँ वो तो मैं काम करूँगा करके। उसने फिर मेरा ट्रांसफ़र वापस DRG में हुआ है। अच्छा जी। और फिर अभी आप नौकरी जब छोड़ रहे थे तो भी फिर आसानी से आपको नहीं रिलीव कर रहे थे क्या? जी। तो मुझे लगा कि ये नौकरी के साथ साथ मैं गांव को भी नहीं देख पाऊंगा, ना घर को देख। मेरे घर वाले मेरे साथ रहने की तैयारी नहीं कि वो क्वार्टर में रहें अपना ज़मीन घर द्वार छोड़कर। तो मुझे लगा परिवार की समस्या कि मैं देखा 2-3 बार आवेदन किया मैं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, घर परिवार देख रेख नहीं हो पा रहा, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, जिसके कारण मैं त्याग पत्र देकर और मैं गांव में रहकर ही गांव का सेवा करूं या घर परिवार को देख रेख करूं करके। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेरे को भी कि जब 2014 में आप नौकरी किए मदाड़ी में, तब आपके गांव का स्थिति क्या था? उस समय नक्सल कितना वहाँ पे मूवमेंट था आपके गांव में? उस समय जब मैं 2014 में जब कॉलेज कर रहा था, पॉलिटेक्निक कॉलेज कर रहा था दंतेवाड़ा में, और हमारे यहाँ से तो पाम भरना ही बहुत दूर की बात था, कोई सोच भी नहीं पाएगा पुलिस में जाए बोल के। मैं कॉलेज कर रहा था बोल के, हाँ, मुखबिरी के नाम पे मार देते रहे तो पुलिस तो बड़ी बात है जी। तो मैं एक वैकेंसी निकला था स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती होना है बोल के। तो मैं फॉर्म डालने में फॉर्म लेने के बाद भी मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं डालूं बोल के। मेरे गांव से एक भैया फॉर्म लिए थे, वो नहीं डाल पाया, उसने मेरे को दिया फॉर्म कि आप देख लो बोल के। वो डर गए? हाँ, वो भी डर गया। फिर फॉर्म लेने के बाद मैं भी 15 से 17 दिन सोच में पड़ा कि मतलब सोचता रहा कि फॉर्म भरूं या नहीं भरूं।
फिर किसी एक बुद्धिजीवी ने बताया कि आप फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नौकरी लग गया है। तो इसलिए मैं सोचा कि एक अनुभव भी मिलेगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा बहुत दूर की बात है। तो फिर सिलेक्शन फॉर्म डाला, तो डालने के बाद भी वहाँ काफ़ी भर्ती में काफ़ी दिक्कत हुआ मेरा। भर्ती पुलिस के लायक नहीं रहा, ऐसे टाइप का मेरा फॉर्म को 2-3 बार रिजेक्ट किए। अच्छा। जैसे फॉर्म डालने गया, फिर वहाँ बोले कि दोनों घुटना देखते हैं इसके जुड़ता है लगा- कि नहीं। हाँ। तो वो चीज़ को देख के लगा उनको, आप पुलिस के लायक नहीं हो, आपका फॉर्म नहीं ले पाएंगे। फिर मैं बोला सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, इतना दिन से मैं डर डर के आया हूँ, जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ सोच भी नहीं सकता मैं फॉर्म डाल के आया हूँ। तो वो चीज़ मैं कैसे मानूंगा कि मैं पुलिस के लायक नहीं हूँ, मुझे तो कंपटीशन करने का मौका दो। फिर आगे कमांडेंट साहब थे जो प्रभारी थे, वहाँ लेके गए, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, इनका घुटना टिकता है, नहीं हो पाएगा। तो वो भी बोले ये तो सही है, घुटना टिक रहा है, कि आपका नहीं हो पाएगा। फिर कमांडेंट साहब को मैं पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, घुटना टिकता तो पुलिस में भर्ती क्यों नहीं लेते हो, कुछ तो वजह होगा। वो बोले कि रनिंग में, दौड़ भाग में मतलब आदमी नहीं कर पाता है। ऐसा करके बोलने पर मैं सर को बोला सर इस जगह आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है रनिंग है। एक सप्ताह पहले मैं मैराथन दौड़ के आया था अंबिकापुर में 30 किलोमीटर का। अच्छा जी 2 घंटा में कंप्लीट किया था मैं। मेरे पास 2 स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट रहा, उनको तुरंत दिखा दिया सर मेरा सर्टिफिकेट है और मैं दौड़ सकता हूँ। आप कैसे बोलते हैं कि मेरा हाँ, कि घुटना टच हो रहा, दौड़ नहीं पाएंगे। जी। तो फिर साहब बोले कि नहीं इसको जाओ यार फॉर्म भर दो, ऐसा टाइप का बोले। तो फिर ले दे के मेरा फॉर्म फिलअप हो गया। फॉर्म फिलअप हो गया, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, पूरा 20 मतलब 20-20 नंबर लाया। रनिंग में फर्स्ट मारा, तो ऐसे करके मेरा 79 नंबर आया। तो फिर सिलेक्शन लिस्ट में ऐसे आ गया। रिटन टेस्ट में भी आपने से दिया जितना समझ में आया, तो टोटल 200 नंबर में से 130 नंबर आया था। तो मेरा पूरा लिस्ट में 17 नंबर में रहा। ऐसा करके मेरा सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरे और जब सिलेक्शन हो रहा था उस समय नक्सलियों का कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि उस समय तो नक्सलियों को पता चल गया होगा। अभी भी जैसे बहुत लोग बस्तर फाइटर के लिए भर रहे हैं तो लोग अपना नाम छुपा के भरते हैं कि कहीं माओवादियों का ना पता चल जाए बोल के। फॉर्म भरे उस समय पता इसलिए नहीं चला, मैं वही दंताड़ा कॉलेज कर रहा था, पॉलिटेक्निक कर रहा था, तो जानकारी नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकला मेरे घर वालों को तो मैंने नहीं बताया था और गांव में भी नहीं बताया था कि मैं क्या सिलेक्शन हुआ। उस बात को नक्सली संगठन को जो है पहले खबर लग गया कि मदारी से कोई पुलिस में गया है। अच्छा जी। तो मेरे घर में खबर पहुंचा है कि आप ऐसा ऐसा किए हैं आपके बेटे करके मेरे पिताजी को। तो मेरे पिताजी भी लड़ बैठे थे कि मेरे बेटे कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कि पुलिस में जा ही नहीं सकता करके। फिर बाद में मेरे को मिलने के कि रियल कहानी जानने के लिए क्या है, तो मैं बोला कि आप जो ये लोग जो बता रहे वो सही है, मैं पुलिस में भरा था हो गया करके। उसके बाद काफ़ी प्रेशर पड़ा मेरे को कि नौकरी करूं क्या नहीं करूं। वो लोग बोल रहे कि धमकी दे रहे थे आपको नौकरी चाहिए कि माँ बाप चाहिए। अच्छा। तो मैंने ऑप्शन रखा कि मैं तो बचपन से माँ बाप से अलग हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ हॉस्टल में, इधर उधर घूम घाम के, मतलब जहाँ हॉस्टल रहा छात्रावास में रहा, तो पढ़ाई कर रहा, तो मेरे को ज़्यादा माँ बाप से दूर होने का ज़्यादा दुखी नहीं होगा। नौकरी तो मैं इसलिए नहीं भरा हूँ कि मैं नक्सली के लिए मुसीबत खड़ा करूँ। मैं एक बेरोज़गार था और फॉर्म डाल के फाइट किया, मेरे को कोई ऐसे बुला के तो नहीं दिया। मैं नौकरी करना पसंद करूँगा, ऐसा मैं कोई गलत तो करूँगा ही नहीं। हमारा काम है, पुलिस का काम है कि लड़ाई झगड़ा और चोर डाकू को पकड़ना, पुलिस थाना काम करना, तो मेरा उससे क्या नाता रहेगा। ऐसा करके मैंने बोल दिया कि मैं नौकरी को चुन लिया। फिर तो उसके बाद फिर आप ये फैसला किए कि नहीं नौकरी ही करोगे? जी। और फिर उसका फिर माओवादी कुछ किए नहीं घर वालों को? नहीं, वो काफ़ी मेरे पिताजी को बुलाए कि उसको छुड़वाए और पुलिस नौकरी करे मत करे। फिर
मतलब छोड़ के आएंगे तो फिर हम दूसरा नौकरी करेगा, प्यून करे, गुरजी करे, फिर या ऐसा कुछ। तो सारा चीज़ के लिए करके देख के फिर मैं ट्रेनिंग करते करते ऐसा समय बीत गया कि मैं अगला तैयारी भी नहीं कर पाया। तो 3 साल लगभग निकल गया, तो दूसरा तैयारी करना, पढ़ाई भी करना, समय नहीं मिल पाया। तो फिर वहीं करता रहा। फिर नौकरी करते ही रहे। जी, कभी पिताजी लोग के साथ मारपीट वारपीट नहीं किए माओवादी? वो नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए पता नहीं। एक मेरे बड़े माँ के बेटे जो नक्सली में थे। अच्छा, वो भी नक्सली थे आपके? हाँ, मतलब आपके भाई थे? एकदम भाई है। हम्म, वो भी नक्सली में थे। उसने भी खबर भेजवाए थे कि ऐसा ऐसा बात है कि आपके लिए शिकायत है, आपके परिवार के लिए शिकायत है। मैं उनको भी कि मिलना चाहते हैं करके। तो घर में मतलब मिलने के लिए मैंने डन भी कर दिया। पारिवारिक मामला था। एक नक्सल में काम करना, एक पुलिस में काम करना बड़ा खिंचातानी था। तो मैं बोला डरा नहीं कि परिवार के मामला है, होगा। वो नक्सली में काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उनका विचारधारा क्या होगा, मेरा विचारधारा क्या है। हम परिवार में मिलने के लिए मैंने डन कर दिया। चोलनार में मेरा बहन शादी करके आई, तो वहाँ मिलने के लिए बोले तो मैं मिला भी था भाई से। हाँ। मतलब क्या मैटर है, आप क्या चाहते। मेरे को लगा कि ये नौकरी में जाने के समय 14 के समय वो मेरे को मिलने का इच्छा जाहिर किया ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सरेंडर करना चाहता होगा या कुछ तो पॉजिटिव बात होगा या फिर ऐसा कुछ मैसेज होगा बोल के मैं भी नहीं डरा, क्योंकि मेरे परिवार, माता पिता, सगे संबंधी सब बैठे थे। तो मैं इस चीज़ को उम्मीद किया था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मिला भी। तो मेरा भी मनसा था कि वो नक्सल में छोड़ के आए, अच्छा हमारे साथ रहे करके। लेकिन तो वो यही समझाने आए थे कि आप पुलिस में गए क्यों हो। अच्छा, आप चाह रहे थे कि वो सरेंडर कर दे, वो चाह रहे थे कि आप नौकरी छोड़ दो। छोड़ दें। फिर पुलिस में गए क्यों हो। वहाँ जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने उनको बोला आपके कमांडर को बोलिए, आपके संगठन को बोलिए, अभी जैसे NMDC है, टीचर है, प्यून है, जहाँ मेरा नौकरी लगा सकते हैं ना लगवा दीजिए, मैं छोड़ के आऊँगा। माओवादियों को बोले? हाँ, मतलब ऐसे दिया कि लिख के भी दिया था कि मैं कोई गलत करने नहीं गया, ना गलत करके गया हूँ। मैं एक बेरोजगार होने के नाते कंपटीशन फाइट किया, सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मेरे को इस टाइप का ड्यूटी करवा रहा है, तो उसमें मेरा क्या कोई बुराई नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ना चाहिए तो काम दिला दे। तो ऐसे करके मैंने दिया था मैसेज। तो वो बोला आप तो छोड़ सकते हो, आप ऐसा क्यों कर। मैं भी उसको, वो मेरे को जायज़ से पूछा, तो मैं भी उनको पूछा कि आप संगठन में क्यों काम कर रहे हैं। तो वो बोला कि नहीं, मैं भी जनता के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं भी छोड़ नहीं सकता। अगर जब कभी अगर मेरा कुछ घटना हो जाता है तो मेरा डेड बॉडी घर में आ जाएगा। ऐसे करके वो लोग बोले कि इसका मतलब ये हुआ था हम लोग दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। आप अपने बेरोजगारी होने काम कर रहे हो और मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने बोले। लेकिन बाई चांस कभी अगर आमना सामना हो गया तो किसका गोली पहले लगेगा कोई नहीं बोल सकते, बोल के उसी ने पहले बोला था सब परिवार के सामने। कौन सा बंदूक लेके चलते थे? वो 9mm रखा था, बाकी समय क्या रखा नहीं मालूम। जब उस समय 9mm लेके आए थे? हाँ, पिस्टल 9mm रखा था, वायरलेस सेट रखा था, सारा चीज़। अभी कहाँ है? वो उनका खट्टेकलान में एक एनकाउंटर में मारा गया वो। अच्छा, कब का बात है? ये एक 22 के आसपास, 2022 में? जी 2022 में। तब तक तो बड़ा लीडर हो गया। हाँ, एक्शन टीम कमांडर रहा। अच्छा। तब पूरा मतलब एक एरिया टीम को कमांड करता था। तो मैं उसको भी नहीं जानता, क्योंकि बचपन से हम लोग अलग हो गए, उसके बाद दोबारा मिले नहीं थे। इस परिचर्चा के लिए हम लोग मिलने के कारण मैं उसको पहचाने कि वो मेरा भाई। जैसे मुठभेड़ हुआ तो कई लोग पता चला कि उस दिन मैं पेशी गया हुआ था कोर्ट में। उस दिन घटना हुआ तो किसी ने बोला कि ये समारोह का भाई लगते थे। तो फिर मेरे को थाना कोतवाली बुलाया कि आप पहचानते हो क्या, आपके भाई बोल के। तो मैं बीच में मिला था तो जाहिर सी बात मैं पहचान लिया, हाँ वही है करके। तो इस टाइप का मतलब परिवार को ज़्यादा तनाव। उनका घर कहाँ था? समलवार में। हाँ? समलवार समलवार के थे? जी। अच्छा, शादी वादी नहीं हुआ होगा उनका?
नहीं हुआ था सर। आपसे बड़े थे? मतलब मेरी माँ और उनकी माँ दोनों बहन थे, हम लोग लगभग एक ही उम्र के लगभग थे। अच्छा। तो कौन बड़ा है वो भी कंफर्म नहीं है मेरे को भी। हाँ, थोड़ा बहुत आसपास ही रहे। आसपास ही रहे। मेरा कपड़ा स्कूल पढ़ते समय वो लेके जाते थे पहनने के लिए। तो वो भी स्कूल जाते रहे क्या? नहीं, संगठन में काम करने के लिए, बाल संगम जैसे रहा होगा उनका जो लगता था। उस समय तो हमको पता ही नहीं नक्सली क्या होता है, पुलिस क्या होता है। तो वो स्कूल नहीं गया कभी? लेकिन हो सकता है प्राइमरी गया होगा, लेकिन आगे नहीं गया है। सारा पढ़ाई लगभग उन लोग पढ़ने लिखने लायक वहीं किए। अच्छा, ये बोल रहा था मैं कि जैसे आप जिस गांव से हो, आप बता रहे हो, आपके गांव से भी कोई लोग नक्सली बने क्या कभी? पहले संगठन में थे जी, अब नहीं है? अब नहीं है। ठीक है। मतलब जैसे उनका टीम विस्तार हुआ था तो हमारे एरिया में भी इंटरेस्ट के साथ लोग बाग काम करते थे। तो कई लोग जेल भी गए थे इस मामले में, और कई लोग बाद में आके सरेंडर करके फिर गांव में एक भैया है और ऐसी। तो जब आप पुलिस में गए तो आपको डर नहीं लगा? चलो पुलिस में जा रहे हो, घर आप कभी हॉस्टल में ही रहते रहे, नौकरी छोड़ के जब गांव वापस जा रहे थे तब मन डर नहीं लगा? क्योंकि आजकल भी मुखबिरी के नाम पे वो लोग कहीं पे भी आके हत्या कर दे रहे हैं। भाई आपके घर में कोई सुरक्षा तो है नहीं, रात को कभी भी आ सकते हैं। वो तो है सर। तो डर नहीं लगता अभी? डर तो मेरा जीवन भर रहेगा, क्योंकि मैंने उनके विरोध लिए काम किया, मान लो अभी भी। क्योंकि संगठन जो मेरे विचारधारा से बदल गया वो अलग बात है, लेकिन उनका जो नक्सल संगठन के लिए हमेशा तो पुलिस ही हूँ, नहीं करते हुए। तो मैं दिन को, जैसे ताना से 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है, पैतृक ज़मीन है, वहाँ घर बनाया और वहाँ से शाम को 5 बजे आसपास में ताना के आसपास एक तो घर है, एक भैया का है, उनके घर में मैं सोता हूँ अभी भी। आज तक मैं घर में नहीं सोया। अच्छा। और आगे पता नहीं कब तक ये सिलसिला रहेगा, नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने आप को लगता है कि मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। भले डर तो नहीं है, अपना काम दाम दुनिया भर करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहाँ सोना चाहिए। तो अभी जैसे आपको डर तो है ही, तो अब आप जिला पंचायत सदस्य बन गए हो जी, तो अब आप अपने क्षेत्र में घूम पाओगे निर्भीक तरीके से? हाँ, कहीं ना कहीं सब युवा और जो पब्लिक है मेरे को बढ़ चढ़ कर जैसे साथ दिए। खासकर मेरे को तो बहुत जगह 7-8 पंचायत से लीड मिला। जितना पंचायत लीड मिला उसमें से एक तो गुमियापाल भी है, हिरोली भी है और तनेली, और ये सब तो थोड़ा सा प्रभावित क्षेत्र है। बुरगुम है, बुरगुम पोटाली उधर जो तो बहुत ज़्यादा बहुत है। जब वो एक समय वहाँ के लोग चुनाव का बहिष्कार करते थे और वो लोग आपको वोट इलेक्शन, दिए, तो वो मेरे लिए वहाँ के लोग प्रचार में भी घूमे साथ में। अच्छा, मैंने बिना पैसा के? हाँ, प्रचार के लिए मैंने कभी आने वालों को मना नहीं किया। नीलावाया भी गया था, बुरगुम 2-3 बार गया, और पोटाली गया, नहाड़ी काकाड़ी गया, बिना उसके उनके साथ में घूमा। डर तो रहेगा ही, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ जब लोग खड़े हैं, और सबसे पहले तो इनको सुने ही मैं कि एक समारोह नाम का पुलिस में जो होता है इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो हमारे क्षेत्र में भी आता है। हम उनसे बात करना चाहते हैं क्षेत्र के लोग, तो मेरा बैठक करवाए नीलावाया में। सुने थे किससे बैठक कराए? आसपास के पब्लिक, जैसे नीलावाया पार्टी वाले से नहीं ना? नहीं, पब्लिक जैसे कि नीलावाया के, बुरगुम के, पुजारी पाल के आसपास, रेवाली, अरवे, ऐसा टाइप का उस एरिया के जो बैठक हुआ, जिसमें सब लोग 5-6 गांव के बैठे थे। बैठने के बाद फिर सवाल जवाब किए मेरे को कि आप पुलिस में क्यों गए थे और पुलिस में रहकर क्या क्या किए हो, और दूसरी बात वहाँ से छोड़ के आए हो, क्यों छोड़ के आए। तो छोड़ के आने के बाद भी पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हो, राजनीति में, कुछ हमें सारी चीज़ों का जवाब दो, सारा चीज़ों का जवाब दो। तो बोले, तो मैं बोला पुलिस में इसलिए गया, मैं उधर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते फॉर्म डाला, तो सब नक्सल पुलिस के बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो मैं फॉर्म डाला, सिलेक्शन हो गया, तो पुलिस की नौकरी कर रहा था। और रही बात फिर वहाँ रह के मैंने क्या क्या किया, तो वो सारे अंदरूनी क्षेत्र है वो। मैं बोला पोटाली कैम्प लगा, उसमें भी मैं आया था, उस लगते समय भी आया। और आपका पोटाली, नीलावाया, बुरगुम
ऐसा कोई दंतेवाड़ा जिला कोई गांव नहीं है जिसमें मैं नहीं घुमा ड्यूटी के दौरान। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पुलिस में गया तो मैं ही गलत हूँ हमेशा। उनको भी उदाहरण दे दिया। अगर अभी आप लोग का गांव में ड्यूटी के दौरान किसी को डराया है क्या, किसी मुखबिरी के नाम से किसी को परेशान किया हो कि मेरे को कुछ जानकारी दो, या फिर वहाँ रहते रहते कोई लूटपाट किया कुछ खान पान में, मुर्गा मारना या फिर किसी को डराना धमकाना, तेरे को बाद में देख लूँगा, किसी को अगर व्यक्तिगत ऐसा कोई चीज़ रहा आप अभी बोल सकते हो, बाद में पीठ पीछे बोलने से कोई मतलब नहीं। अभी फेस टू फेस जो बात होगा। तो मुझे लगा कि मैं आज तक तो ऐसा किया नहीं हूँ ना उन्हें दिया हूँ। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा करके मैंने उनको बोला कि नहीं, आप लोग जब ड्यूटी आए थे एक बार तो हमारे गांव से मछली पकड़ के ले गए थे। ऐसे करके मेरे को एजेंट बोले। बोला मुझे अच्छी तरह से याद है कि मछली में 2.5 किलो लेके गया था, और उस मछली का तो मैंने पैसा भी दिया। दिए थे पैसा? हाँ, पैसा दिया था, लेकिन मैं किसको दिया हूँ ये मालूम नहीं, लेकिन जो संबंधित व्यक्ति था उनको मैं दिया हूँ। तो ऐसा करके फिर उस बीच में ऐसे 2 लोग खड़े हुए, या मतलब खड़े तो नहीं हुए, बोले कि हाँ पैसा दिया था करके। अच्छा, वेरीफाई किए कि हाँ भाई पैसे वेरीफाई किए। वेरीफाई करने के बाद फिर लगा कि मैं गांव के लिए नौकरी छोड़ के आया, मैं गांव को देखूं, परिवार को देखूं, खेती बाड़ी है, साथ साथ में परिवार को काश्तकार देखते देखते गांव को भी देखने के लिए मैं छोड़ के आया था। फिर मैंने काम छोड़ के आया, गांव के लिए पाम डालने के लिए आया। आसपास के समाज के लोग और युवा टीम जो है मुझे बोली कि आप गांव को ही क्यों देखोगे, हमारे क्षेत्र भी होगा, उनके लिए भी काम करो आप, क्योंकि थोड़ा बहुत उठना बैठना अधिकारियों के साथ और थोड़ा घूमे हो, जानकारियाँ भी है बाकी की तुलना में, अब जाहिर से उनके साथ थोड़ा अच्छा काम करोगे। ऐसे बोलने पर मैंने जिला के लिए भी रेडी हो गया कि मैं पाम डाल बोल के बताया, राजनीति में आने के कारण ये करके बताया। तो अंदर वालों का क्या रिस्पांस है, कुछ पता चला क्या कि अंदर वाले क्या सोच रहे हैं आपके चुनाव लड़ने पे? अभी तक तो सर दंतेवाड़ा जिला में खासकर संगठन ना करते, भले उनका विचारधारा होगी, लेकिन इतना संगठन अभी मजबूत नहीं है या इस टाइप का उनका टीम नहीं है कि उनसे कुछ हो। लेकिन मैं उनसे मिलने का प्रयास भी नहीं किया और ना करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मेरा नाता उनसे नहीं है। मेरे को मूलभूत सुविधा से जो सरकार कांग्रेस का रहे चाहे बीजेपी रहे, अपने योजना बनाती है और गांव तक पहुंचाने का प्रयास करती है। उन कामों को मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि और कैसे इस चीज़ को। जब आपको वो सचिव बताया कि सरकार का दबाव रहता है, लोग ग्राम पंचायत में आते नहीं, ग्राम सभा में, इसलिए कागज़ में बहुत सारा काम कर देते हैं जी, तो अब आप आगे कैसे इसको सुधारोगे, क्या सोचे हो? मैं अभी जितना चुनाव प्रचार में घूमा, मैं यही प्रयास किया कि हम लगभग हर 4-5 महीना में एक ग्राम सभा करेंगे, निदान शिविर कराएंगे, जिसमें आप उपस्थित होंगे। संबंधित आपके 29 विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जो ग्राम पंचायत के लिए काम करते हैं, उनके साथ बैठेंगे कि सरकार की योजना क्या है और आप लोग क्या चाहते हो। उनको मैं तालमेल बनाऊंगा करके मैं आश्वासन देते हुए मैं, और मैं प्रयास करूंगा कि उनके माध्यम से सारे समस्या का, जिसमें लोग भी जागरूक होंगे कि हमारे लिए क्या क्या काम आता है, क्या क्या पैसा आता है और काम कैसे होता है। जब इसकी जानकारी मिलेगा तो शायद लोग जागरूक होंगे, तभी कुछ संभव होगा। उनके बना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस्तर में बहुत सारे आदिवासी नेता हुए जो पहले साइकिल में घूमते थे, फिर स्कॉर्पियो वाले हो गए, और स्कॉर्पियो वाले होने के बाद वो बड़े नेता हो जाते हैं। तो आपका क्या गारंटी है कि आप जिला पंचायत जीते हो लोगों का उम्मीद में? जी, पता चला कल आप भी स्कॉर्पियो वाले नेता हो गए। सर इसमें गाड़ी लेना और नहीं लेना 2 तरह का होता है। कोई नहीं, स्कॉर्पियो लेना गलत नहीं है। हाँ एक उदाहरण है कि स्कॉर्पियो वाले नेता मतलब बड़े नेता, जी, फिर वो आखिरी आदमी से नहीं मिलते हैं, जी, फिर वो आएंगे गनमैन के साथ में, जी, फिर वो कहीं जाएंगे तो बताएंगे आज मैं फलाने के यहाँ छट्टी में खाना खाने पहुँचा, उसका फोटो डालेंगे, ऐसा लगेगा एहसान कर दिए। जी, भैया आप ये करके एहसान तो किए नहीं किसी के यहाँ खाना खाने चले, सर। तो वो ऐसे करके नेता फिर बदल जाते हैं। तो आप नहीं बदलोगे, इसका क्या गारंटी, ये पूछ रहा था। गारंटी तो मैं बोल नहीं सकता सर, मैं क्या काम कर सकूँगा। मैं तो हमेशा प्रयास ये कर रहा हूँ कि लोगों के साथ जुड़ के रहो। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मैं घर परिवार के साथ में लोगों की देखरेख कर सकूँ।
मेरा मंशा से आया और हो सकता है जिला पंचायत सदस्य होने के नाते सरकार से कोई स्कीम होगा, गाड़ी मिलेगा, वो मुझे पता नहीं। और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मेरे को सुरक्षा में लेके चलूँ, क्योंकि ना अगर कुछ करने जाना है, कुछ बात करना होगा तो शासन से अनुमति लेना पड़ेगा, आवेदन निवेदन करना पड़ेगा, मैं फलाना गांव जाऊँगा। तो मैं वो पाबंदी नहीं चाहता हूँ। अगर कहीं कुछ ज़रूरत पड़ गया तो अपना बाइक से चले गया, फिर अकेला दुकेला चले गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हर एक चीज़ में मैं पाबंदी रहूँ। कहीं घर में कुछ दुख सुख हो गया, उसके लिए भी आवेदन लिखे, फिर प्रक्रिया करें, ताम झाम लगना। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि इस मुसीबत मतलब प्रतिबंध में रहूँ। जिला पंचायत तो लड़ लिए, जीत गए, अगर ठीक ठाक रहा तो आगे फिर अब विधायक की तरफ भी बढ़ोगे? वो सर, मैं पुलिस में रहकर 10 साल काम किया। क्षेत्र में लोग वरना फॉर्म नहीं भरते थे। आज की डेट में कंपटीशन देने कोई भी जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, लड़कियां जा रहे हैं, कहीं सिलेक्शन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि अभी उनका डर जो होता है वो समाप्त हो गया। मतलब कंपटीशन देने जा रहे हैं खुले मंच पर। तो मुझे भी लगा कि अगर अपने क्षेत्र में राजनीति शब्द जो आ रहा है, मैं केवल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। मुझे लगता है कि 5 से 10 साल लगेगा। मुझे ऊपर जाने का विचार भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये लोग, क्योंकि अभी जैसे मैं आना नहीं चाह रहा था जिला पंचायत में, लोग बोले, दोस्त यार बोले, आसपास क्षेत्र के समाज के लोग बोले कि आप कर सकते हो, ऐसा उम्मीद करेंगे। तो मैं अगर उनकी आवाज़ को मैं मना तो नहीं करूँगा, प्रयास करूँगा कि अपने मन से काम करूँ। 5 साल में क्लियर हो जाएगा कि जनता फिर और चाहेगी कि नहीं आपके काम के हिसाब से, जैसा आप सोच रहे हो। आपके क्षेत्र में एनएमडीसी भी है जी। आप कहाँ तक पढ़ाई की हो आप? मैं तो पूछा ही। मैं बीए फाइनल किया हूँ सर। बीए फाइनल की हो जी। तो पढ़े लिखे युवा हैं। और क्या लगता है कि एनएमडीसी जितना यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन कर रही है, जितना डीएमएफ मत दे रही है, क्या उसका वाकई में सही उपयोग होता है इस क्षेत्र में, या एनएमडीसी करती है, या वो पैसा जो देती है उसको सरकार करती है? इस चीज़ को तो मैं नहीं मानूंगा कि वो सही उपयोग हो रहा है। अब एनएमडीसी खर्च कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया मैं, और छानबीन भी नहीं किया मैं। क्योंकि किरंदुल एनएमडीसी एरिया से मेरा ग्राम जो है लगा हुआ है, उसका चंद और अमर चंद एक ही है। तो वहाँ तक आज तक जो एक सही ढंग का सड़क नहीं है। सबसे कनेक्टिविटी की देखा जाए तो रोड रहेगा तो बहुत कुछ होगा। वो प्राथमिकता जो है वही चीज़ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही काम कर रहे हैं। प्राथमिक तौर पे आपको क्या लगता है, जो एक आम आदमी की नज़र से आप वहीं पैदा हुए हो जी, तो क्या लगता है एनएमडीसी से वहाँ के प्रॉपर गांव वालों को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। फ़ायदा कम हुआ। क्या फ़ायदा हुआ वैसे? फ़ायदा जैसे कि कुछ एक्का दुक्का, जैसे डीएमएफ का कोई बिल्डिंग बना होगा और कोई सीसी रोड बना होगा, तो उससे बढ़कर तो मेरे को काम कुछ नहीं दिखा। और नुकसान बोलने से हम हमेशा हमारा मार्केट भी बैला डीला ही है, हॉस्पिटल बैला डीला है, हर एक चीज़ छोटी छोटी ज़रूरत के लिए हम बैला डीला जाते हैं। और हमारे एरिया से बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती, कड़मपल होते हुए फिर इधर जाते। धूल जो होता है, जितना कपड़ा पानी डालो तो ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, नहीं डालो तो ज़्यादा धूल उड़ जाता है। मतलब हमेशा परेशानी तो कभी दूर नहीं है हमसे। अब वो कब पानी रहे तो दिक्कत, नहीं रहे तो भी दिक्कत। दिक्कत। जी, बीमारी अलग। हाँ, उसका तो परेशानी है। लाल पानी का भी दिक्कत। जी। तो अब आप ये सब से भी लड़ोगे? हाँ, जितना हो सके तो सर समन्वय बनाएंगे कि आप इसको समाधान कैसे करेंगे। हम तो देख ही रहे दोनों को, पानी नहीं डालने से भी धूल उड़ रहा है, और वो चाह रहा है कि पानी डाल के थोड़ा ठीक करो तो भी कीचड़ हो रहा है। तो बहुत बड़ा समस्या है ये। और कैसा ठीक होगा तो हम आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे कि ठीक कैसे करें उस चीज़ को। क्या लग रहा है आपको कि खैर आप जो सोच के आए हो राजनीति में कर लोगे? जिस तरह से राजनीति है, जैसे राजनीति में देखे हो कि बहुत राजनीति में भी बहुत दबाव होता है जी, तो कर पाओगे आप? अभी तक आपके मन का क्या बात है? मतलब मैं आपको मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो आप जो बोल रहे हो वो वास्तव में वो चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हो जाती है, जैसे आप बता रहे हो वैसे। और मुझे लगता है कि मतलब कोई काम नहीं देंगे, ऐसा टाइप का प्रेशर भी आएगा कि आप मेरे को समर्थन नहीं किए, या फिर मेरे पार्टी का काम नहीं करते हो, ऐसा टाइप का कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि 5-6 गांव का अगर किसी प्रस्ताव
पारित करेंगे कि मुझे इस काम को करना चाहिए हमारे क्षेत्र में, जैसे कि कोई दान मंडी की बात हो, फिर बड़े बड़े चीज़ की जो वास्तव में लोगों की ज़रूरत चीज़ें, उन सजा चीज़ों को करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सरकार भी अगर रोकेगी तो फिर किस काम का लोगों को पहुंचाने के पास करेंगे। ठीक बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नौबत नहीं आएगा, क्योंकि जनहित के काम के लिए कोई भी सरकार है वो भी करना चाहेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए काम करने में। आगे चल के कोई पार्टी ज्वाइन करने का? अभी तो किसी पार्टी में नहीं हो? नहीं नहीं सर। तो कोई पार्टी में जाने का इरादा है? अभी सर मैं इस फील्ड में आया और कभी पार्टी के बारे में तो सोचा ही नहीं। एक तो सरपंच के लिए आया था मैं, और जिला पंचायत के लिए गांव वाले पकड़ा दिए जिला पंचायत में। हाँ, तो पार्टी विशेष को तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मतलब मैं वही आपको बताया 5-10 साल के लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ। फिर नहीं करोगे राजनीति? तो अगर फिर लोग जागरूक हो जाएंगे, हो सकता है मेरे नीचे जो पीढ़ी आ रहे हैं मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, वो भी तो आगे जाना चाहेगा। फिर क्या करोगे? जैसे अगर सर मैं काम करते करते कुछ अनुभव हो गया, फिर जैसे बोलते हैं संरक्षक या सलाहकार टाइप का, अच्छा, इस टाइप का कुछ काम होता है, तो जो जितना मेरे से बन सके वो करेंगे। अगर फिर ये लोग लगता है कि आगे हमारे लिए काम आ सकते हो, फिर यहाँ मेरे से कोई और अच्छा कर सकता है, उसको आगे बढ़ने देंगे सर। वाह, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लंबा लेके चलें ना, और भी लोग को आगे बढ़ाओगे राजनीति में। अब कई लोग बोल रहे हैं सर अभी नौकरी छोड़ के क्यों आए, इतना अच्छा खासा नौकरी है और आप तो परिवार वास्ते चला सकते हैं। फिर मैं बस वही देखा हूँ, नौकरी में तो मैं कैलकुलेशन किया था एडिशनल एसपी तक मैं रिटायरमेंट होने का मेरा श्योर था, अगर इस टाइप का जैसे काम कर रहा था। तो वैसे ही अगर उस चीज़ को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ तो जाहिर सी बात, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इस चीज़ को योगदान नहीं कर रहा हूँ। ठीक बात। अच्छा, ये अभी आपके गांव से कोई पुलिस में और लोग गए हैं? जी गए सर। अब गए हैं? जी। अच्छा। 2 CRPF में हैं और 7 लोग जिला बल में हैं और 1 CF में है, ऐसे करके हम 11 लोग और हैं। बाकी किसी और नौकरी में? गुरुजी ये सब? हाँ, टीचर में है, NMDC में 2 कर्मचारी है, 2-3 हैं, फिर टीचर में 2-3 लोग हैं। मतलब बहुत क्षेत्र का बहुत बदल गया है। पहले आपके गांव से लोग नक्सली में जाते थे, अब आपके गांव से लोग CRPF, जिला बल और टीचर और बाकी नौकरी में जा रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं। शिक्षित हो रहे हैं। और हमारे क्षेत्र से जितना आसपास गांव है, तो मेरे गांव से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के निकाल रहे हैं, बच्चियाँ निकाल रहे हैं। तो अभी आगे कारण ठीक है। तो सुमारू भैया, मैं आपसे बहुत सारा सवाल है, लेकिन इतना बहुत सारा बातचीत हो गया है। एक बार और हम लोग बैठेंगे, जो सब बातचीत नहीं हुआ है, कुछ दिन आपका और अनुभव लेने के बाद किसी दिन आपके फील्ड में घूमते हुए लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे सुमारू भैया काम कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं जी। तो ये सुमारू भाई हैं हमारे, और ASI की नौकरी थी जहाँ से मैंने आपको बताया शुरुआत। हालांकि मैंने कोई ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि इंटरव्यू को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। जो मुझे समझ में आता गया वो मैंने पूछता गया और जो मुझे अच्छा लगा। शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे अच्छे? अभी अगला 28 मार्च को 2 साल का होने वाला है सर। एक बच्चा? जी। एक ही है? जी। ठीक है। तो आपकी पत्नी भी पढ़ी लिखी? 9 तक पढ़ी। 9 तक? जी। तो उनको आगे और पढ़ाओ थोड़ा। जी, कोशिश शादी करेंगे के बाद सर। भी पढ़ा सकते हैं। जी। ठीक है। तो ये सुमारू भैया पहले ये पुलिस में थे 2014 में, 2024 में 10 साल की नौकरी करके इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपने क्षेत्र में अपने परिवार को समय देने के लिए गांव में देखे कि बहुत सारे काम कागजों में होते हैं, पढ़े लिखे थे तो समझ में आया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पंचायत का चुनाव लड़ा जाए। पंचायत का चुनाव लड़ने का ठाने तो गांव के युवाओं ने कहा कि भैया एक ही पंचायत की और भी पंचायतों की स्थिति का बुरा हाल है, तो आप जिला पंचायत लड़ो। जिला पंचायत लड़े, बहुत कम पैसे में एक अच्छी जीत इनको मिली। लोगों ने इनको खुद से दिया, इनसे पूछताछ करके दिया, गांव वालों ने आपको बैठ के सवाल जवाब भी किया। जी। और अब ये जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं। आने वाले समय में क्या होगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मुझे लगा कि इनके मन की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें सुनी, आपको लगता है कि बहुत सारे कुछ सवाल छूट गए होंगे तो आप भी कमेंट में बताइएगा, और तो हम एक बार फिर से सुमारू भैया को पकड़ के फिर से उस सवालों पे बातचीत कर लेंगे। अगर ये बातचीत आपको लगी हो कि बहुत अच्छी थी बातचीत और ऐसी प्रेरणादायक बातचीत होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ ये बातचीत फिर ऐसे लोगों को ढूंढ कर मैं और बातचीत करूँगा। और लगे कि हम बस्तर टॉकीज़ में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, भले बैकग्राउंड कैसा भी हो,
और आसपास का माहौल जैसा भी हो, जिससे बात कर रहा हूँ वो शानदार है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया आपका भी। धन्यवाद सर।